मसूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यूरिया साइकिल। ये मेरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का लेक्चर नंबर 1 है। तो होता कि हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। अमोनिया जो है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है फिर अमोनिया को किसी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये जो लेस टॉक्सिक फॉर्म होती है इसको कहते हैं यूरिया। और ये होता कहाँ पे सारा प्रोसेस, ये होता है इन द लीवर। इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में क्या होगा, अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब यूरिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यूरिया के स्ट्रक्चर में होता है ये नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और अनदर नाइट्रोजन। तो इसका मतलब यूरिया में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब अगर हम यूरिया सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे बाय द बाइकार्बोनेट आयंस। और नाइट्रोजन कहाँ से आता है, इसके लिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर एक अमीनो एसिड पड़ा होता है, उसका नाम होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। अब कोई भी अमीनो एसिड है, आपने एक जनरल रूल याद रख लेना। ये तो मैंने जस्ट वैसे कार्बन नंबर ड्रा किए हुए हैं। ग्लूटामेट में भी इस तरह और कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। उसमें होता क्या है कि एक उसका पार्ट होता है कार्बन स्केलेटन और दूसरा पार्ट क्या होता है उसका, अमीनो ग्रुप। अगर अमीनो ग्रुप को इस कार्बन स्केलेटन से अलग कर दें तो इसके लिए कार्बन स्केलेटन को हम कह सकते हैं अल्फा कीटो एसिड। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास होता है ग्लूटामेट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पड़ा। तो हम करते क्या हैं, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उसका नाम होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके ये अमाइनो ग्रुप है ना, ये फ्री अमोनिया के फॉर्म में इसमें से रिलीज़ कराता है। जब ये फ्री रिलीज़ होता है तो पीछे जो ग्लूटामेट था, अमाइनो एसिड था, मैंने अभी आपको बताया कि जब अमाइनो एसिड में से हम अमाइनो ग्रुप निकाल दें तो ये कार्बन स्केलेटन सिर्फ रह जाता है। इसको क्या कह सकते हैं, अल्फा कीटो एसिड। तो ये अल्फा कीटो एसिड में बदल जाएगा और इस अल्फा कीटो एसिड का नाम क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और जो अमाइनो ग्रुप था इन द फॉर्म ऑफ द फ्री अमोनिया ये रिलीज़ हो जाएगा। अब काफ़ी सारे मालिक्यूल ऑफ द ग्लूटामेट पे जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो काफ़ी सारी फ्री अमोनिया के मालिक्यूल रिलीज़ होंगे। अब ये जो अमोनिया के अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हुआ इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया, अब इसके 2 फेट हो सकते हैं। एक तो ये फ्री फॉर्म में पड़ा रहे और दूसरा क्या हो सकता है कि इस अमोनिया को किसी और, या तो ये फ्री रहे या फिर क्या किया जाए कि इस अमोनिया को किसी और कार्बन स्केलेटन, सिर्फ कार्बन स्केलेटन हो जिसको अल्फा कीटो एसिड कहते हैं, इसको प्रोवाइड कर दिया जाए। अब इस तरह का अल्फा कीटो एसिड एक यूज़ होता है जिसको कहते हैं ऑक्सालो एसीटेट। इस अमोनिया का एक पार्ट तो फ्री रहता है, कुछ पार्ट मालिक्यूल फ्री रहते हैं और रिमेनिंग मालिक्यूल किसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ऑक्सालो एसीटेट को, बाय द एंजाइम एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। तो अब इस अमाइनो एसिड में से अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया रिलीज़ हुआ। इस अल्फा कीटो एसिड ने इसको एक्सेप्ट किया और ये दोबारा फिर क्या बन गया, अमाइनो एसिड एस्पार्टेट। इस फिनोमेना को कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। इसके लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ इसको कहते हैं एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। तो इस तरीके से कि अब ग्लूटामेट में से जो अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया निकला, कुछ मालिक्यूल फ्री रहे। फर्स्ट नाइट्रोजन ये फ्री अमोनिया के मालिक्यूल प्रोवाइड करेंगे और जो सेकंड नाइट्रोजन है वो इस यूरिया का कहाँ से आएगा, वो कि जो रिमेनिंग मालिक्यूल जो अमोनिया के थे उसको हमने ऑक्सालो एसीटेट में ऐड करवा दिया बाय द एंजाइम एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और ये बन गया एस्पार्टेट। तो एस्पार्टेट जो प्रोवाइड करेगा सेकंड नाइट्रोजन ऑफ द अमोनिया। प्रोसेस में इसका आपको बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने 2 इंपॉर्टेंट बातें जो ज़हन में बिठा लेनी है। वो क्या है कि जब भी नाइट्रोजन सोर्स, इसके सिंथेसिस के काफ़ी सारे स्टेप हैं, लेकिन वो स्टेप्स जिनमें नाइट्रोजन सोर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन सोर्स कौन कौन से, एस्पार्टेट और कौन से थे, अब फ्री अमोनिया। जिनमें भी नाइट्रोजन सोर्स यूज़ होंगे उन रिएक्शन में ऑलवेज एटीपी यूज़ होगा। सादा सी बात है कि जब जारी बात है किसी चीज़ से हम नाइट्रोजन एक्वायर कर रहे हैं तो हमें एनर्जी तो लगानी पड़ेगी उसे नाइट्रोजन हासिल करने के लिए, तो एटीपी यूज़ होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी, वो ये कि जितने भी रिएक्शन है यूरिया साइकिल के, उनमें से जो फर्स्ट 2 रिएक्शन होते हैं ये सिर्फ साइटोसोल में होते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और रिमेनिंग सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, साइटोसोल में। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हीम सिंथेसिस हुई थी या जैसे द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ था। तो अब मैं अब इसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बुक से। तो अब मैं इसका प्रोसेस आपको बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका स्टेप नंबर 1 होता है ना, वो क्या होता है, फार्मेशन ऑफ द कार्बामाइल फास्फेट। फार्मेशन ऑफ द कार्बामाइल फास्फेट। अब कार्बामाइल फास्फेट में क्या चाहिए होता है, कार्बामाइल फास्फेट में 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है कार्बन और एक होता है एटीपी या फास्फेट। ये ज़रा आप ये देखें, ये हमारे पास पड़ा हुआ है कार्बामाइल फास्फेट। कार्बामाइल फास्फेट के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और क्या पड़ा हुआ है, ये वाला फास्फेट है। तो इसका मतलब अगर हमने कार्बामाइल फास्फेट बनाना है तो हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए और ये फास्फेट चाहिए। तो ये बनता कैसे, स्टार्ट में होता क्या है, हमारे पास कार्बन आता है फ्रॉम द बाइकार्बोनेट
और जो नाइट्रोजन आता है मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप है यूरिया सिंथेसिस का, और ये हो भी कहाँ पे रहा है, ये देखें ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है मैट्रिक्स, तो ये हो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रहा है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कहाँ से आता है, कि अमोनिया से आता है, तो ये अमोनिया फर्स्ट नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी, और फास्फेट के लिए डेफिनेटली ATP यूज़ होगी। और मैंने आपको वैसे भी बताया था जहाँ पर भी नाइट्रोजन सोर्स यूज़ होगा वहाँ पे ATP मस्ट यूज़ होगी, तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन सोर्स अमोनिया यूज़ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे ATP यूज़ होगी। तो जब ये तीनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ADP में, और ये जो एनर्जी फास्फेट है ये प्रोवाइड किया जाएगा इसकी सिंथेसिस के लिए, और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा इसका नाम होता है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1। इसकी एक और फॉर्म भी होती है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 2, ये इसकी डिटेल मैं आपको पायरिमिडीन सिंथेसिस में बता चुका हूँ कि ये यूज़ होती है मेनली पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। उसमें मैंने आपको फॉर्म 1 और 2 में बेसिक डिफरेंसेस भी बताए थे। तो जब कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज क्या प्रोड्यूस करवा देता है हमारे पास, कार्बामाइल फास्फेट। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट रिएक्शन जो होना होता है कि बाहर पड़ा होता है एक अमाइनो एसिड, वो मूव करके इनसाइड आ जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके आता है। इस अमाइनो एसिड का नाम होता है ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जैसे ही एंटर होता है तो क्या करता है, एक एंजाइम यूज़ होता है जो इस ऑर्निथीन, ये नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन है, ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, ऑर्निथीन का। कार्बामाइल फास्फेट में से ये C डबल बॉन्ड हो और N, इस इतने पोर्शन को हम कहते थे कार्बामाइल, और रिमेनिंग चीज़ क्या थी, फास्फेट। क्या होता है, फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट की फॉर्म में अलग हो जाता है, और ये जो कार्बामाइल पोर्शन है ये प्रोवाइड कर दिया जाता है किसको, ऑर्निथीन को। जब ये ऑर्निथीन को प्रोवाइड किया गया तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाता है, सिट्रोलिन। ये देखें ये स्ट्रक्चर सारे का सारा वही ऑर्निथीन है, और ये स्ट्रक्चर इसमें जो हमने ला के ऐड कर दिया क्या, कार्बामाइल पोर्शन। जब ये ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन बनते अब ये 2 स्टेप हो गए, तो मैंने आपको यही बताया था कि 2 स्टेप पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, अब रिमेनिंग स्टेप होना है तो इसका मतलब इसको साइटोसोल में जाना चाहिए। तो ये सिट्रोलिन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोसोल में चले जाते हैं। तो असल में ये मैंने आपको जैसे बताया है ये स्टेप होते दोनों साइमल्टेनियस है, कि इधर से ऑर्निथीन जैसे ही एंटर होता है इसको सिट्रोलिन में बदला जाता है, सिट्रोलिन फ़ौरन बाहर मूव कर जाता है, तो एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है जिसके थ्रू ऑर्निथीन इनसाइड मूव कर रहा होता है और सिट्रोलिन आउटसाइड मूव कर रहा होता है। और अगली इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है कि ऑर्निथीन और सिट्रोलिन दोनों ऐसे अमाइनो एसिड है जिनको नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनके लिए कोडान नहीं होते। नेक्स्ट क्या होगा, सिट्रोलिन जैसे साइटोसोल में आएगा तो अब क्या होगा कि दूसरा नाइट्रोजन चाहिए यूरिया बनाने के लिए। तो मैंने आपको पहले कहा था कि नाइट्रोजन दूसरा कहाँ से आता है, एस्पार्टेट से आता है। तो एस्पार्टेट आएगा सिट्रोलिन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, आर्जिनोसक्सिनेट बना देता है, आर्जिनोसक्सिनेट। और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज यूज़ होता है, और क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन सोर्स एस्पार्टेट यूज़ हो रहा है तो ATP यूज़ होगी, ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब ये आर्जिनोसक्सिनेट बन गया, आर्जिनोसक्सिनेट बनने के बाद इसकी क्या होगी, लाइसिस होगी। एक एंजाइम यूज़ होगा जिसको कहते हैं आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज। ये इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देगा, फ्यूमारेट में और आर्जिनिन में। अब दोनों का अलग अलग फेट होता है। जैसे फ्यूमारेट बनता है इसके ऊपर क्या है, इसकी एडिशन हो जाती है वाटर की बाय द एंजाइम फ्यूमारेज, और ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट जब बनता है तो इसको दोबारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है किसमें, ऑक्सालो एसीटेट में। मेलेट को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, अगेन इनटू द ऑक्सालो एसीटेट। और मैंने जनरली आपको एक बात बताई थी, जिसमें भी रिएक्शन में NAD यूज़ हो वो रिएक्शन में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ से HI निकलेंगे, ये NAD एक्सेप्ट करके NADH में चेंज हो जाएगा, और ये जो मेलेट था हमारे पास पड़ा हुआ ये वाला, ये मेलेट ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्सालो एसीटेट के पास 2 ऑप्शन है। एक तो क्या है कि हमारे पास ऑक्सालो एसीटेट एंटर हो सकता है इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस, और दूसरा है ये वैसे भी अल्फा कीटो एसिड है तो क्रेब साइकिल में भी एंटर हो सकता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि मेलेट ऑक्सालो एसीटेट बने ही ना, मेलेट वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में मेलेट शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाए और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाए। जारी बात है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ये 2 रिएक्शन होते हैं, क्रेब साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। तो अगर इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये मेलेट एंटर होगा साइटोसोल से तो तभी ये TCA साइकिल में एंटर हो सकेगा। तो ये मेलेट शटल के थ्रू TCA साइकिल में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, जहाँ पे ये TCA साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो ऑक्सालो एसीटेट बना था, तीसरा इसके साथ क्या हो सकता है, पहले मैंने बताया ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो सकता है, दूसरा क्रेब साइकिल में यूज़ हो सकता है, तीसरा क्योंकि ये कीटो एसिड है ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूटामेट में से अमोनिया निकले, अमाइनो ग्रुप निकले, और यह ग्लूटामेट की चेंज हो जाए अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और इससे निकलने वाला अमाइनो ग्रुप इसको मिल जाए और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाए, एस्पार्टेट में। जब ये एस्पार्टेट में बदलेगा, एस्पार्टेट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ये एस्पार्टेट में बदलेगा तो एस्पार्टेट अगेन सिट्रोलिन के साथ कंबाइन करके आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, और ये साइकिल इस तरीके से थ्रू आउट ये साइकिल जो है हमारे पास चलता रहेगा, फिर मेलेट बनेगा, ऑक्सालो एसीटेट बनेगा। अब दूसरा फेट मैंने आपको बताना था आर्जिनिन का। आर्जिनिन का क्या फेट होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेज 1। इसकी भी 2 फॉर्म होती है, एक होती है आर्जिनेज 2 मेनली होती है इन द किडनी, और 1 जो होती है मेनली इन द लीवर होती है। ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इन द यूरिया,
और ऑर्निथीन का दोबारा बनना इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल इस तरह जैसे कि ऑक्सालोएसीटेट इन द क्रेब साइकिल बनना ज़रूरी होता है, ये इसी तरह ऑर्निथीन बन के दोबारा यूरिया साइकिल को स्टार्ट कर देगी। और ये जो यूरिया बनी है ये हमने क्या किया है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया को। तो नेक्स्ट इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये था सारा यूरिया साइकिल। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।